अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। और हमने फर्स्ट ईयर का सीरीज शुरू किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि थोड़ी सी फ्लो और जुकाम को थोड़ा सा फेस कर रहा था। स्टिल भी आज ऐसा है, लेकिन इंशाल्लाह वादे के मुताबिक हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर वाइज इंशाल्लाह करते रहेंगे। ठीक है। सो आज हमारा तीसरा लेक्चर है, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर से है। हमने पिछले लेक्चर में रिलेटिव एटॉमिक मास पे बात की थी। हमने आपको कहा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास, और फिर हमने कहा था कि ग्राम कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है वो क्यों आया है। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोल और एवोगैड्रो नंबर को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे करें कि आप लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखिएगा मेरे साथ, और इंशाल्लाह आज हम आपको ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास भी आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। एंड इंशाल्लाह ये रेगुलरली अपलोड करेंगे बिकॉज ऑफ सम फिजिकल प्रॉब्लम्स। ये अगर इंशाल्लाह सियत वफा करती रही तो हम ऐसे इसको अपलोड करते रहेंगे। चलो जी, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। मेरा नाम जीशान अली है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये सिर्फ एक एटम के लिए होता है और उसका यूनिट एएमयू होता है। फिर एक कंसेप्ट आना था और वो कंसेप्ट था ग्रेम कंसेप्ट। ग्रेम कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि एक एटम को न देखा जा सकता था, न वेट किया जा सकता था। तो हमारे पास आया था ग्रेम कंसेप्ट। अब ग्रेम तो आपके माइंड में, जैसे ही आपने सुना ग्रेम का नाम, ग्रेम का वर्ड, तो आपके माइंड में आया होगा कि उसमें तो एक एटम नहीं हो सकता है, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है अबाउट द, वो हमारे पास क्या है, वो है अबाउट द ग्रेम एटम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ग्रेम एटम पे सबसे पहले बात कर देते हैं। हमने पिछला टॉपिक इस पे छोड़ा था, ग्रेम कंसेप्ट क्यों आया है। ठीक, अच्छा, वो आप लोगों को पता है। अब हम ग्रेम कंसेप्ट, सबसे पहला है ग्रेम एटम। ग्रेम एटम क्या होता है? आपने एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास ले लिया। अब उसी रिलेटिव एटॉमिक मास को, जिसका यूनिट एएमयू है, उसको जस्ट ग्राम में एक्सप्रेस करें फॉर अ एटम दैट शुड नॉट बी अ सिंगल एटम। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्राम एटम। व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज कॉल्ड इज कॉल्ड ग्राम एटम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्राम एटम बोलते हैं। यानी आपको किसी ने कहा कि आपके पास ऑक्सीजन है, उसका 16 एमयू मास है। अब आप उसको ग्रेम में कर ले, तो आप जस्ट ग्रेम एटम के लिए डिफाइन करें, तो ग्रेम एटम के लिए हम जस्ट उस 16 एमयू को ग्रेम में लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेम एटम हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है एग्जांपल, एग्जांपल इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स के 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड है, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। ये जो 1 ग्राम का वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम एटम ऑफ अ कैल्शियम इज इक्वल टू, अब देखो ये ग्राम एटम में नहीं आता है, ये जस्ट आपको कहना था कि आपने रिलेटिव एटॉमिक मास में 40 एएमयू लिखा था। दिस इज जस्ट फॉर अ 1 एटम। ओके, अब इस एएमयू को जस्ट आप लिख ले, किस चीज में लिखे? ग्राम की यूनिट में लिखे, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। हाउ मेनी ग्राम एटम? जब आप इसको लिखते हैं ना, ये वर्ड को पे सोचिए, 1 ग्राम एटम, इसका कटपन मतलब ये नहीं है कि ये 1 एटम है या ये 1 ग्राम है। 1 ग्राम भी इसका कटपन मतलब नहीं है। रीड करते वक्त आपने सोचना है। अक्सर हमारे स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपसे अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का मास कितना होगा, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 ग्राम। नो, 1 ग्राम नहीं होगा। इसको पढ़ते हुए आप समझने की कोशिश करें कि ये इन टर्म ऑफ ग्राम एटम बात हो रही है। तो अगर ग्राम एटम में बात हो रही है तो कैल्शियम का जो मास होगा वो कितना होगा? 40 ग्राम होगा। अब सवाल एक और है, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 6.023 क्रॉस 10 रेस टू द पावर 23। इसके अंदर एटम्स होंगे। किसके एटम्स होंगे? इसके अंदर कैल्शियम के एटम्स होंगे। अब इन एटम को वेट भी किया जा सकता है बैलेंस के जरिए से, और इसको देखा भी जा सकता है। ये इतना बड़ा फिगर है। तो यही तो था ग्राम कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात क्या है? अगला एग्जांपल जो है हमारे पास वो क्या है? वो है 1, यहां से सोचना प्लीज, 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर। 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर का मास कितना होगा? आप लोग कहेंगे सर ये 1 ग्राम होगा। नो, नेवर। अगर आप यहां पे देखें तो 32
2 AMU इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब इस AMU को जस्ट आप रिप्लेस करें किस चीज से, ग्राम से रिप्लेस करें, तो ये आपके पास 32 ग्राम बन जाएगा, ठीक। और ये 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर का मास होगा, कितना होगा, 32 ग्राम होगा। इसके अंदर अब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, वो होंगे 6.023 क्रॉस 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ एटम ऑफ सल्फर होंगे यहां पर। अच्छा, आप लोग अब समझ रहे हैं सर ये क्या है, ये क्या है सर, ये तो कुछ एवोगैड्रो नंबर की तरह लग रहा है। मैं आपको वहां ले जा रहा हूं, मैं जस्ट आपका कंसेप्ट, आपका माइंड बना रहा हूं, फिर आपको डायरेक्ट फिर लेके जाऊंगा मोल एंड एवोगैड्रो नंबर पर, फिर इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। जस्ट इस फिगर पे अभी आप गौर मत करें, जस्ट इसको लिख लें कि अगर किसी एटम का मास जब एएमयू में होता है, वो एक एटम के लिए होता है। जब उसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो एक एटम के लिए नहीं होता है, वो बहुत सारों के लिए होता है। वो बहुत सारे एटम कितने होते हैं, 6.023 क्रॉस 10 टू पावर 23 होते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए स्टूडेंट्स। आप इसके लिए आज लिखेंगे अपने नोट्स में, फॉर द ऑक्सीजन, फॉर द हाइड्रोजन भी आप लिख लेंगे, एंड फॉर द कार्बन भी आप लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास किया था, ग्राम एटम का कंसेप्ट था। अभी आगे चलते हैं और आगे हम मालिकुलर, यानी आगे हम क्या पढ़ते हैं, ग्राम मालिकुलर मास पे हम बात कर लेते हैं। मालिकुलर मास को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये एक बात है कि आपके पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब वाटर के मॉलिक्यूल का सबसे पहले आप मास एएमयू में मुझे बता के दे दें। तो अगर आप यहां पर देखें, तो ये हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का 16 मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर आप इसको 8 करेंगे तो इससे आएगा 18 AMU। ये मैंने इस मॉलिक्यूल H2O के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की बात की है। अब यहां पर कंसेप्ट क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का जो कंसेप्ट है, जस्ट आप एक काम करेंगे, आप इस AMU को किस चीज से रिप्लेस कर लेंगे, ग्राम से रिप्लेस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अब मास कहलाया जाएगा, एएमयू को आप खत्म कर ले और इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले, अब जो मास कहलाया जाएगा, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा जब ग्राम का यूनिट आ जाए, ये होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यानी आप जब किसी मॉलिक्यूल का मास मालूम करते हैं, तो उसके अंदर किसी भी एलिमेंट के मौजूदा एटम्स कितने हैं, 2, उसका अपना मास प्लस, यानी सबको जमा करते हैं, अल्जेब्रिक सम करते हैं, उसके अंदर मौजूदा एटम्स के मास का अल्जेब्रिक सम कर देते हैं, और फिर उससे जो टोटल मास आता है उसको हम किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। अब अगर यहां पर एएमयू का वर्ड है, तो इट मींस के वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। लेकिन एक मॉलिक्यूल तो न देखा जा सकता है, न वेट किया जा सकता है, तो इसी वजह से साइंटिस्ट चले जाते हैं ग्राम कंसेप्ट पर। तो इसका डिफिनीशन अपने नोट्स बनाने हैं, प्लीज अपने नोट्स बनाइएगा। और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फार्मूला मास पे नोट लिखिएगा। तो ये आपने मेरे साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है जी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ molecules that are expressed in a gram is called what, gram molecular mass। इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं जब आप उसके मास को, लेकिन उसके कौन से मास को, व्हेन द मॉलिक्यूलर मास, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूलर मास, जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है, नोट्स में ये पॉइंट डालिएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम आर नोन एज व्हाट, आर नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या ये एक एटम के लिए होगा, अगर एमसीक्यूज में आया, नो, ये बहुत सारों के लिए होगा। बहुत सारे कितने होंगे, अभी आप मेरे साथ जस्ट रिपीट करें, वो बहुत सारे होंगे, 6.023 क्रॉस 10 टू पावर 23 होंगे। कितने होंगे, 6.023 क्रॉस 10 टू पावर 23 होंगे। अब ये क्या फिगर है, ये आगे आ रहा है, वीडियो को छोड़ना मत दरमियान में। अच्छा जी, तो आपके पास है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने उधर भी कहा और यहां पर भी कह रहा हूं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लीज इसको पढ़ते हुए सोचा करो। कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास कितना होगा, तो हमारे स्टूडेंट डायरेक्ट बोल देते हैं 1 ग्राम ही होगा। नो, 1 ग्राम नहीं होगा। ये जो सेंटेंस है ना, ये
ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट एक्सप्लेन करके दे रहा है। तो ये दिस 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एक्चुअली मींस ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। एक्चुअल मतलब इसका यह है। तो उसका एएमयू वाला मास जो था 18, उसको जस्ट ग्राम में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है जी। और इसके अंदर अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 क्रॉस 10⁻23 होंगे। ठीक है जी। अब इसको आप अभी टेंशन मत लें, इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। पार्टिकल्स यानी इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इस पे आप टेंशन मत लें, लेक्चर के आखिर में ये सारा क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए दैट 18 ग्राम डज नॉट मीन अ वन मॉलिक्यूल, इट मींस हाउ मेनी मॉलिक्यूल? मेरे साथ बोले 6.023 क्रॉस 10⁻23 होंगे। ठीक। अब इससे वेट भी किया जा सकता है इतने मॉलिक्यूल को, और देखा भी जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है वो है डियर स्टूडेंट्स 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, या इसको एलिमेंटल मॉलिक्यूल का वर्ड भी यूज होता है। इंशाल्लाह एक वीडियो में इस पर भी बनाऊंगा कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड इनके दरमियान फर्क क्या होता है। इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। स्टिल आप जस्ट इधर कंसंट्रेशन करें। इसको एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहा जाता है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आप अपने साथ नोट किया करें। तो ये चीजें छोटे छोटे दरिया बनता है कतरे कतरे से, तो चीजें छोटे छोटे अपने साथ नोट किया करें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो दो हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 AMU। जस्ट एएमयू को रिप्लेस करो किस चीज से? ग्राम से। जैसे आप इसको ग्राम से रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास अब ये जो मास है 2 ग्राम। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल, नो, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? कितने एलिमेंटल मॉलिक्यूल इसके अंदर होंगे? तो इसके अंदर जो एलिमेंटल मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे? 6.023 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द H2। सही है, ये इसके अंदर होंगे। और ये आपके पास आपको पता होना चाहिए सेंटेंस रीड करते वक्त कि अगर लिखा है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उसका 1 ग्राम होगा। नो, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मास होगा 2 ग्राम, और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल इतने होंगे। सही है। अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देने जा रहा हूं, आप ऐसे कर लें। आप मीथेन का मॉलिक्यूल है, उसके लिए आप लिखिएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अपने नोट्स में लिखना है। इसके अलावा C6H12, इसको आप सब लोग जानते हैं, कुछ लोग इसको बड़ा पसंद भी करते हैं। ग्लूकोज, इसके लिए भी आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है। सिमिलरली जितने भी मॉलिक्यूल आपके साथ हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4, इसके लिए भी आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लें। और ये भी साथ में लिखिएगा अपने नोट्स में कि जैसे आप उसका मास ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये भी साथ में लिखे कि इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके अंदर कतई एक मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक है। अब हम आपको डेवलप कर रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर एमसीक्यूज में था कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उसका मास कतई 1 ग्राम नहीं लिखना। अक्सर एमसीक्यूज में आता है, अक्सर आप लोग गलत कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मेरा तो तबीयत ऐसी है कि थोड़ी सी जुकाम फेस कर रहा हूं। आप अपना तबीयत बिल्कुल एकदम सही रखें। ठीक है जी। ओके, आगे मूव करते हैं। आगे इस तरह से है हमारे पास कि ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास, देखो एटॉमिक की बात हो गई एक एटम के लिए, अब मॉलिक्यूल्स की बात हो गई एक मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, नॉर्मली उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इंशाल्लाह इस पे अलग वीडियो करूंगा। अब ये है ग्राम फार्मूला मास। सर ये क्या है? ये भी वही मास है जिसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिकली अयानिक कंपाउंड के लिए यूज होगा। अब सर अयानिक कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे? अयानिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिनमें अयानिक बॉन्ड पाया जाता है। स्टिल आप इतना याद रखें। ठीक है। और आप यहां पर जस्ट फोकस करें ग्राम फार्मूला मास पे। आप इस पे फोकस मत करें सर हमें कैसे पता चलेगा ये मॉलिक्यूल है, ये फार्मूला यूनिट है, या ये अयानिक है। इस पे बिल्कुल आप फोकस मत करें, उस पे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। जस्ट अभी आप यहाँ पे ये फोकस करें कि ग्राम फार्मूला मास कौन से सब्सटेंस के लिए यूज होगा? अयानिक सब्सटेंस के लिए। जब अयानिक सब्सटेंस का एएमयू वाला मास जब ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ग्राम फार्मूला मास। डिफिनेशन देख लें और इसको अपने नोट्स में लिखिएगा। व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन अयानिक कंपाउंड,
स्टूडेंट अयानिक कंपाउंड। बस ये आपने एमसीक्यूज के लिए, अपने कंसेप्ट के लिए अपने साथ नोट करना है, क्योंकि अक्सर आपसे पूछा जाता है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आता है। तो जस्ट आपने इस वर्ड पे अयानिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास यदि para ग्राम फार्मूला यूनिट वर्ड हम यूज की ग्राम फार्मूला यूनिट जतास्तो ये पबल तरीका माने समझाओ कम। देखो ग्राम फार्मूला यूनिट ये आपके पास NaCl है, इसके अंदर होता है अयानिक बांड। इसके अंदर क्या होता है? अयानिक बांड होता है। अब ये एक यूनिट है पॉजिटिव का, ये दूसरा यूनिट है नेगेटिव का। इन दोनों यूनिट के दरमियान जो अयानिक बांड होता है, तो इसी वजह से ये जो फार्मूला बनता है तो उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट। और फिर इसके मास के लिए वर्ड यूज होता है फार्मूला यूनिट मास, क्योंकि एक पॉजिटिव का यूनिट होता है, एक नेगेटिव का। जस्ट इस तरह से आप इसको सीख ले, फिर आप लोग भूलेंगे नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राम फार्मूला मास जो होगा वो किस चीज के लिए होगा? वो होगा अयानिक कंपाउंड के मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम फार्मूला मास। अब इसके रीडिंग का वही तरीका है जो वहां था, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सिमिलरली यहां भी रीड करने का वही अंदाज होगा। ठीक है, अब देखें यहां पर है 1 ग्राम ऑफ NaCl, 1 ग्राम ऑफ NaCl। इसका अब Na का जो मास है वो है डियर स्टूडेंट्स 23, और क्लोरीन का जो मास है वो है 35.5। इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 58.5। अब अगर ये AMU था तो दिस इज जस्ट फॉर वन फार्मूला यूनिट, यानी इनिशियल UO कंपाउंड द इनिशियल UO यूनिट NaCl UO यूनिट। लेकिन अब मैं इसको किस चीज में एक्सप्रेस करूंगा? ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा। तो इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा ग्राम 1 ग्राम ऑफ NaCl, या इस मास के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा ग्राम फार्मूला मेस ऑफ NaCl। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर कितने यूनिट होंगे NaCl के? अगर इसको मैंने ग्राम में रिप्रेजेंट किया है तो इसके अंदर होंगे 6.023 क्रॉस 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl होंगे इसके अंदर। ठीक है जी। सिमिलरली आपके पास एक और कंपाउंड है और वो ये है कि कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है डियर स्टूडेंट्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्यारे स्टूडेंट्स इस तरह से है, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बोनेट का होगा 60, और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आएगा 100 AMU। अब ये तो था रिलेटिव। अब रिलेटिव में इसको जस्ट ग्राम से रिप्लेस करें तो इसको हम बोलते हैं 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी, रिमेंबर ऐसे भी आ सकता है। आपने कभी इसको 1 ग्राम नहीं लिखना है कि इसका मास 1 ग्राम है, आपने इसका मास कौन सा पिक करना है? 100 ग्राम। अच्छा, इसके अंदर अगर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट की बात की जाए कि कितने फार्मूला यूनिट होंगे, क्या एक होगा? नो, इसके अंदर होंगे 6.023 क्रॉस 10⁻23 होंगे फार्मूला यूनिट इसके अंदर होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी आप एग्जांपल में ले सकते हैं तो आप ले लें सोडियम कार्बोनेट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका आप खुद मालूम करें कार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट का मैंने यहाँ 60 कैसे लिख लिया? मैंने इससे लिख लिया कि एक कार्बन का होता है 12 और 3 ऑक्सीजन का, यानी 16 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इस तरह से 48 प्लस 12, तो इससे क्या आएगा? 60। आप अपने सामने फिर एक टेबल ले लें और उससे हेल्प लिया करें और फिर इनको ऐड करके AMU के बाद आप उसको ग्राम में, और ग्राम के बाद आपने इसके अंदर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट लिखने। बस ये सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपने साथ नोट करना है। तो इसके लिए आप कर लें, इस तरह से हो जाएगा कि आप KCl के लिए मालूम कर लें, इस तरह से हो जाएगा आप कैल्शियम क्लोराइड के लिए मालूम करें। इन सब के लिए आप क्या मालूम करेंगे आज? ग्राम फार्मूला मास, और इसके सामने नंबर ऑफ पार्टिकल भी लिख लेंगे अपने नोट्स में, तो आपके नोट्स में काफी एग्जांपल आ जाएंगे और इसका डिफिनीशन भी आ जाएगा। होपफुली आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि ये ग्राम कंसेप्ट क्यों आया है। ये ग्राम कंसेप्ट इसलिए आया है क्योंकि अब इसके अंदर बहुत सारे फार्मूला यूनिट है जिसको देखा भी जा सकता है और वेट भी किया जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का कंसेप्ट बन चुका है। अब मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं मोल एंड एवोगैड्रो नंबर की तरफ। ठीक है, और मोल एंड एवोगैड्रो नंबर पे हम थोड़ी सी बात कर देते हैं, लेकिन मोल और एवोगैड्रो नंबर पर जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में इस MCQs का आंसर चाहिए, और MCQs है मैं दोहरा देता हूं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl?
ये आपके सामने ऑप्शन है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बताने हैं। मैं ऑप्शन कतई नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन बी रिमेंबर atomic mass for the elemental atoms, molecular mass for the molecules and formula mass for the ionic compounds। बाकी आप इसमें ऑप्शन पिक कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल वेट। ओके, ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें प्लीज। और आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह हम मोल एंड एवोगैड्रो नंबर की तरफ जाते हैं। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो इसको आप जरा सा स्पीड से देखें, 1.5 स्पीड से देखें। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते वक्त आप दरमियान में पॉज किया करें, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास आया है मोल। मोल क्या है डियर स्टूडेंट्स? मोल का लफ्जी मानी है डेर। डेर मतलब यह है कि एक जगह पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो मोल का लफ्जी मानी है डेर। मोल का लफ्जी मानी है डेर। इट इज अ काउंटिंग यूनिट। ये एक काउंटिंग यूनिट है। देखो, केमिस्ट जब काम करता है तो ये केमिस्ट जो है वो या एटम के साथ डील करता है, या मॉलिक्यूल्स के साथ डील करता है, या कई कंपाउंड्स यानी कंपाउंड्स के साथ डील करता है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर जी दा फार्मूले वाला सख्त है, बदे लगी दा मॉलिक्यूल्स आता मजा दवा हो। इट्स ओके, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप बुक को रीड करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स आपको अपने अपने लग जाएंगे। अच्छा, तो अब केमिस्ट जो है वो या एटम से डील करता है, या मॉलिक्यूल से डील करता है, या किस चीज से डील करता है, या कंपाउंड से, फार्मूला यूनिट वगैरह से डील करता है। तो साइंटिस्ट जो है, उन साइंटिस्ट का जो काउंटिंग यूनिट है वो मोल है। यानी फॉर एग्जांपल हम शॉप में चले जाते हैं तो हम कहते हैं हमें 1 दर्जन बनाना दे दे, तो वो जब हमें 1 दर्जन बना तो वो दर्जन के साथ डील करता है, हमें 12 बनाना दे देते हैं। सिमिलरली अगर हमें कहीं एटम चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए केमिस्ट्री में, तो हम कहते हैं हमें 1 मोल चाहिए, हमें 2 मोल चाहिए, हमें 3 मोल चाहिए। यानी इट मीन्स कि मोल जो है वो कुछ काउंटिंग यूनिट है फॉर द केमिस्ट। ये आपके माइंड में होना चाहिए। और मोल का मतलब होगा ढेर सारी चीजें उस 1 मोल के अंदर होंगी, जिस तरह के 1 दर्जन के अंदर 12 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह मोल के अंदर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आपने सबसे पहला चीज लिखना है, इट इज अ काउंटिंग यूनिट। ये एक काउंटिंग यूनिट है जो कि आपको तादाद बताएगा, जिस तरह के दर्जन है, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक डिफिनेशन यहां पर ये है और दूसरा डिफिनेशन भी मैं आपको कर देता हूं। सबसे पहला डिफिनेशन आप इसका यहां पर इस तरह से, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जिस तरह हमने ग्राम एटम पढ़ा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास, एटम्स का एटॉमिक मास, और फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड आर आयनिक मास ऑफ आइंस। यानी फॉर एग्जांपल यहां इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझा देता हूं, इसको मैं समझा देता हूं। एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मोल और सिंपली मोल, इसको कहा जाता है। यानी अभी तक जो मैंने आपको जो कुछ भी बताया, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, उसका मास है 16 ग्राम। इट मींस आपको पता है ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। यानी जब आप किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का, किसी आयनिक सब्सटेंस का मास को जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस आप इसको 1 मोल ले रहे हैं। आप इसको कितना ले रहे हैं, 1 मोल। मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। अब आपने जो उसका मास ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, उसको आपने 16 ग्राम ले लिया, तो उसके अंदर 6.023 क्रॉस 10 पावर 23 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। एक्चुअली इसका मतलब यह है कि ये 1 मोल आपने लिया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर है आयनिक मास ऑफ आइंस। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, माइनस फॉर्म में है। अब उसका जो मास है वो है 35.5। अब आपने इस आयन का मास जो है, आयन के मास को आपने ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके अंदर तो एक आयन नहीं होगा, ग्राम को जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको मैंने अभी बताया है कि इसके अंदर होंगे 6.023 क्रॉस 10 पावर 23। अभी आप लोगों को एक टेंशन हो रहा है, सर ये फिगर कहां से आया है? आप वीडियो तो फुल देखें ना, ये फिगर आपको खुद बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर इतने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, ठीक। और इतने नंबर ऑफ आयन्स अगर है ना, तो इट मींस कि क्लोरीन जो आयन है ये 1 मोल है। तो सिमिलरली आप सोडियम आयन ले ले प्लस फॉर्म में, ठीक है जी। तो जिस यानी आयनिक मास ऑफ एन आयन, यानी मोल जो है वो आयन के लिए भी काउंटिंग यूनिट है, मॉलिक्यूल के लिए भी काउंटिंग यूनिट है, सबके लिए ये काउंटिंग यूनिट है जो केमिस्ट यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इसका सिर्फ ये मतलब है आयनिक मास ऑफ एन आयन। यानी आपको, आपसे किसी ने कहा हमें क्लोराइड आयन चाहिए 1 मोल, तो आप इसको इस तरह से मास, इतना मास देंगे, 35.5 ग्राम आप इसको देंगे, ठीक है जी। तो ये तो इसका एक सिंपल डिफिनेशन है, आप अपने नोट्स में लिखिएगा और यहां पर इस चीज को आपने गौर करना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, 1 ग्राम, अब यहां से चीज बनने वाली है। 1 ग्राम
1 ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, सोचना 1 ग्राम एटम का कतई मतलब ये नहीं आप उसका 1 ग्राम उसका मास लेंगे, नो। 1 gram atom is equal to atomic mass of an element expressed in a gram। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। और जब आप 1 ग्राम एटम यानी किसी भी एटम का एटॉमिक मास जब आप ग्राम में एक्सप्रेस कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड 1 मोल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? 1 मोल। सिमिलरली 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। इसका व्हाट? 1 मोल। इसको हम 1 मोल बोलते हैं, ठीक। या यहां पर देखिए 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम। ये तीनों जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, तीनों जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये एक्चुअली कितने हैं? 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। अच्छा, तो आप लोगों को एक चीज पिक करना है कि आपके पास लिखा 1 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। पता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर आपके पास एमसीक्यूज में आया था, जो भी मॉलिक्यूल है ले लो, H2O ले लो, O2 ले लो, पता है ये किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। तो आपसे अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, इसका मास अब कितना होगा ये आप मुझे बता दें। चलो मैं बता देता हूं, इसका मास होगा 16 ग्राम। कितना मास होगा? 16 ग्राम। अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? वो होंगे 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। ये आप लोगों ने मेरे साथ सीखना है, ठीक। सो 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या आप एटम ले लें और फार्मूला यूनिट ले लें, यानी 1 ग्राम ऑफ एटम, उसका मास जब आप ग्राम में उसका मास आप लिखेंगे ग्राम में, जब नहीं लिखेंगे आप ग्राम में, तो कितना मोल होगा? 1 मोल होगा उसका। यानी मतलब मैंने यहां पर ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्सीजन का ये क्या, ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है मॉलिक्यूल, तो यहां पर हो जाएगा 32। सॉरी, मैंने एटम का लिखा है, मैंने एटम का लिखा है, सॉरी, क्योंकि मैंने यहां पर मॉलिक्यूल यूज किया है, तो मॉलिक्यूल दो हो जाएंगे, तो 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, इसका 32 मास हो जाएगा, और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? O2 के 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 हो जाएंगे। प्लीज इसको एमसीक्यूज के लिए नोट करना। यानी 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल, इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल यानी अगर आपके सामने किसी ने लिखा 1, या आपके सामने किसी ने लिखा कि ग्राम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू हाउ मेनी सोडियम? 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम, ये मतलब है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 ग्राम को आपने मद्देनजर रखना है, और ये रीड करते हुए आपने देखना है, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो इसका एमसीक्यू, इसके नोट्स आप बना लें, और मैं अगले स्लाइड पे जाता हूं। चलो 1 2 3 पे अगले स्लाइड पे जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। प्लीज मोल का डिफिनेशन अपने साथ नोट कर लें, यानी जब ग्राम में किसी का मास एक्सप्रेस किया जाए उसको मोल कहा जाता है। अच्छा, अब इसका इंशाल्लाह एक नए डिफिनेशन की तरफ चलते हैं, और नया डिफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफिनेशन आ चुका है, और अभी आपको समझ आने वाला है 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। अच्छा जी, जिस तरह कि आपको पता है कि 1 डजन में कितने ऑरेंज होते हैं? 12 ऑरेंज होते हैं, ठीक है। इस तरह एक सेंचुरी के अंदर कितने रन होते हैं? एक सेंचुरी के अंदर 100 रन होते हैं। 50 के अंदर कितने रन होते हैं? उसमें 50 रन होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से मोल जो है ये भी एक काउंटिंग यूनिट है, और एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट होंगे, उसको अभी यहाँ पर इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर हम आपको अभी मोल समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, उसका तो वहां पे एक डिफिनेशन हो गया। इस डिफिनेशन को आप जरा सा गौर से देखें, और मैं ये समझा देता हूं, टेंशन मत ले, जस्ट इसको सुने। मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है, जिस तरह के डोजन इज आल्सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऊपर लिखा गया है। दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स, उसके अंदर उतने पार्टिकल्स होंगे, यानी एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, या फार्मूला यूनिट्स होंगे। पार्टिकल से मेरा मतलब यह है एज देयर आर एटम्स इन द एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। अब इसको सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है एमेडो एवोगैड्रो। एमेडो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है, उसने कार्बन 12, ये जो हमने इसको स्टैंडर्ड लिया था, आप लोगों को पता है इसको हमने स्टैंडर्ड क्यों लिया था, मेरे लेक्चर के अंदर मौजूद है। कार्बन 12 का आइसोटोप उसने ले लिया,
कार्बन 12 का आइसोटोप उसने ले लिया, कार्बन 12 के आइसोटोप के ले लिए 12 ग्राम। कितने ग्राम ले लिए हैं? 12 ग्राम। और इस 12 ग्राम के अंदर कार्बन के एटम को कैलकुलेट किया गया है कि कार्बन 12 के कितने एटम है। अगर ये एमयू होता तो उसके अंदर एक एटम होता, लेकिन इसने कितना लिया है? 12 ग्राम लिया है। 12 ग्राम बैलेंस के जरिए से कार्बन 12 को लिया गया और फिर उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम को कैलकुलेट किया गया है बाय द एमिडो एवोगैड्रो। अब सेंटेंस को गौर से सुनना। एमिडो एवोगैड्रो ने कार्बन 12 के 12 ग्राम लेके एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया कि इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो कितने हैं? 6.023 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 23 है। अब मैं इस बात पे जोर बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि सिर्फ एमिडो एवोगैड्रो ने ये काम किया है। नो, बिल्कुल एमिडो एवोगैड्रो ने किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है और हम इसको इसके नाम से इसलिए करते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। मोल जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, यानी आई मींस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। कितने होंगे? उतने होंगे जो एमिडो एवोगैड्रो ने कैलकुलेट किए हैं 12 ग्राम 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में से, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे एक मोल के अंदर। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 का उसमें कितने कार्बन एटम होते हैं? वो होते हैं 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है और इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मोल को आसानी से डिफाइन करते हैं। आपने किसी भी चीज का एक मोल ले लिया, एक मोल यानी आपने ले लिया 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। अब इसके अंदर कितने सोडियम हैं? इसके अंदर उतने सोडियम होंगे जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में थे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में थे, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितने कार्बन थे? 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। तो इतने 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर भी इतने सोडियम होंगे। कितने होंगे? 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 होंगे। सही है जी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो सोडियम है और ये तो कार्बन है, इसका तो मास भी डिफरेंट है, इसका तो नेचर भी डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे सेम हो गए? अब बात को गौर से सुनना। आप जब शॉप पे जाते हैं आपको 1 डजन आपको ऑरेंज चाहिए, 1 दर्जन आपको बनाना चाहिए। वो आपको कितने बनाना देंगे? 12। और कितने ऑरेंज आपको देंगे? 12। क्या इन दोनों का मास सेम है? नो, मास तो दोनों का डिफरेंट है। क्या इन दोनों का शेप भी सेम है, बनाना और ऑरेंज का? नो, वो भी डिफरेंट है। तो आपको वो सेम नंबर में क्यों दे रहे हैं? बिकॉज 1 डजन के अंदर आते ही इतने हैं। तो याद रखिएगा मोल भी इस तरह है। मोल इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर। नेचर पे मत देखो ये सोडियम है ये कार्बन है, नहीं, मोल को देखो, मोल के वर्ड को देखो। मोल का मतलब होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। शायद वो जो भी हो, शायद वो मैं हूं, यानी आप मेरा 1 मोल लेंगे तो उसके अंदर सर्जिशान आपको कितने मिलेंगे? 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। सही है। तो कार्बन का मास अलग होगा, सोडियम का मास अलग होगा। सोडियम का मास यहां पे कितना होगा? 23 ग्राम होगा, 23 ग्राम होगा। जिस तरह के बनाना और ऑरेंज का मास अलग अलग होता है, यानी इसका मास अलग अलग होगा, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे क्योंकि मोल रिप्रेजेंट ही इतने पार्टिकल को कर रहा है जिस तरह के 1 डजन के अंदर ऑरेंज और बनाना का कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर वहां तो मास डिफरेंट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे सेम हो गए? तो यहां पर भी तो ऑरेंज और बनाना का मास डिफरेंट है, लेकिन अगर 1 डजन का वर्ड यूज हुआ तो 1 डजन में 12 आते हैं। सिमिलरली अगर 1 मोल का वर्ड यूज हुआ, अगर 1 मोल का वर्ड यूज होगा तो उसके अंदर आते हैं 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23। सही है। अब यही बात मैंने यहां पर नीचे लिखी है कि द एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट इसका प्रूफ मांगते हैं, तो अब यहां पर इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। पंजाब के बुक में चैप्टर नंबर 4 के अंदर उसका पूरा प्रूफ भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर हम करते हैं, लेकिन यहां जरूरी नहीं है। जस्ट आप इसको समझ चुके हैं एवोगैड्रो नंबर और मोल। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। अब आप ये समझ चुके हैं तो आप उसको प्रूफ की तरफ क्यों जा रहे हैं? डिमांड नहीं है, टेक्स्ट बुक का डिमांड नहीं है, तो आप क्यों जा रहे हैं? अच्छा, आप कंसेप्ट समझ चुके हैं, इट्स ओके। अब यहां पर द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स in 12 gram of carbon 12 is determined it experimentally. This number is called Avogadro number or Avogadro's constant Na. N का मतलब होता है नंबर और A का मतलब होता है
एवोगैड्रो, यानी एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रो दिस इज करंटली एक्सेप्टेड, वैल्यू जो है उसका एक्सेप्टेड वैल्यू जो है वो क्या है 6.023 क्रॉस 10^23, ये एमिडो एवोगैड्रो की वैल्यू है और इसका यूनिट क्या है, याद रखिएगा एवोगैड्रो नंबर का यूनिट है पर मोल, पर मोल, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल एक मोल के अंदर होते हैं, दैट्स व्हाई इसका यूनिट पर मोल है। अक्सर टीचर कहते हैं कि एवोगैड्रो नंबर का कोई यूनिट नहीं है, नो, एवोगैड्रो नंबर का यूनिट है और वो कितना है, पर मोल है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल एक मोल में होते हैं, तो हम इसका पर मोल, हम इसका यूनिट लेते हैं। बाकी जस्ट आप इसको रीड करें, होपफुली आप एवोगैड्रो नंबर को समझ चुके होंगे एंड मोल को भी समझ चुके होंगे। ये इसका डिफिनेशन अपने साथ नोट कीजिएगा और आगे बढ़ देते हैं। स्टूडेंट इसका आप अपने साथ जरा सा नोट करें। अब आगे है, मोल इज रिलेटेड टू द मास of a substance, volume of the gaseous substance and the number of particle, यानी अगर आपको किसी चीज का मोल मालूम हो जाए ना तो आप उसके मास पे कमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 मोल ऑफ सोडियम Na, इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा 23 ग्राम। यानी अगर मुझे मोल मालूम हो जाए किसी सब्सटेंस का तो मैं उसके मास पे कमेंट कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 मोल हो जाएगा तो इसका मास भी डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैं उसके मोल पे भी कमेंट कर सकता हूं। फॉर अ गैसियस सब्सटेंस मैं उसके वॉल्यूम पे भी कमेंट कर सकता हूं अगर मुझे नंबर ऑफ मोल मालूम है, ये तो चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। मैं नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी कमेंट कर सकता हूं, अगर ये 1 मोल है तो इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे 6.023 क्रॉस 10^23, तो सिमिलरली अगर ये 2 मोल हो जाएंगे तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल भी डबल हो जाएंगे, जिस तरह के 1 दर्जन से 2 दर्जन हो जाते हैं तो नंबर ऑफ बनाना और नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो सिमिलरली ये आपको मोल कुछ चीजें बताता है, ये भी आप अपने नोट्स में लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये भी ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज आप लोगों ने मेरे साथ नोट करनी है जो कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प कर सकता है। अ मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी आपने 1 मोल लिया, किस चीज का आपने 1 मोल लिया डियर स्टूडेंट्स, आपने H2O का 1 मोल ले लिया और आपने यहां पर 1 मोल ले लिया, किस चीज का 1 मोल ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कितने H2O होंगे, 6.023 क्रॉस 10^23, और इसके अंदर कितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, वो होंगे 6.023 क्रॉस 10^23, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के सेम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों के सेम होंगे। अच्छा, तो फिर साइज ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट, शायद H2O का साइज बड़ा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का साइज छोटा हो, तो साइज भी इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी ये काउंटिंग यूनिट है, ये आपको सिर्फ नंबर सेम करके देता है, साइज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, डिफरेंट मासेस ऑफ द पार्टिकल, यस मास भी इनका डिफरेंट होगा, यानी कार्बन का होगा 18 ग्राम, सॉरी H2O का होगा 18 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 44 ग्राम, ठीक है जी, तो इसका मास भी डिफरेंट होगा। अच्छा, इसके बाद नेचर ऑफ द सब्सटेंस भी डिफरेंट होगा, यानी ये पानी है, हमें जरूरत होती है, हम पीते हैं, इसका नेचर अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर अलग है। यानी ये सिर्फ आपको एक चीज सेम करके देगा, वो क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिकॉज इट इज अ काउंटिंग यूनिट लाइक अ डोजन, लाइक सेंचुरी, लाइक 50, उसकी तरह ये काउंटिंग यूनिट है, ये सिर्फ काउंटिंग पे, तादाद पे कमेंट कर सकता है। और आखिर में आप अपने नोट्स में ये भी लिखें कि मोल का जो यूनिट है उसको हम लिखते हैं MOL, यानी ये मोल का यूनिट है। आप अपने नोट्स में अपने शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी ऐड कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मोल इज MOL, इस तरह से हम लिखते हैं लाइक 1 मोल, लाइक 1 मोल, ठीक है जी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकालिएगा, ये आपका बड़ा हेल्प करेगा MCQs वगैरह में, ठीक। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, थोड़ा सा MCQs है और MCQs में आप लोगों पे छोड़ देता हूं, ये मैं आप लोगों को MCQs दिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। जहां आपको समझ नहीं आता है तो वहां से मैंने आप लोगों को समझाना है और मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास, 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, गौर कीजिएगा, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह 1 ग्राम मोल ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ द H2O, 1 ग्राम मोल ऑफ द H2O से मतलब यह है कि 1 मोल ऑफ H2O, जिस तरह मैंने पहले डिफिनेशन किया ना, ग्राम मोल और सिंपली मोल, ठीक है। इस तरह से 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इस पर भी आप कमेंट करें, एटम है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं है। सिमिलरली 1 ग्राम फार्मूला ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, इस MCQs को आप ट्राई कीजिएगा।
आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है मोल एलिवेगेटर नंबर। होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे। इनमें से कुछ एमसीक्यूज रहते हैं, ये एमसीक्यूज आप जस्ट अपने साथ नोट करें, इससे स्क्रीनशॉट निकालिएगा। जितने भी एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं, इन एमसीक्यूज से आप स्क्रीनशॉट निकालें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बस इतना ही मैं लेक्चर देने जा रहा हूं। आज के लिए इतना काफ़ी है डियर स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगर सियत वफा करता रहा तो हम आपके लिए अगला लेक्चर इंशाल्लाह कल ही अपलोड करेंगे, अगर मैं फिजिकली फिट रहा। आज भी लेक्चर में कुछ होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। सो एंजॉय कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।